एंड वेलकम बैक टू ह्यूमैनिटीज। आई एम पूर्वा। इन आज की वीडियो में वी विल बी कवरिंग आवर चैप्टर नंबर 5 ऑफ बुक 2 पॉलिटिकल साइंस क्लास 12 विच इज पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। तो चलिए अब हमने जो है 4 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं। दिस इज आवर चैप्टर नंबर 5। तो पहले एज यूजुअल नाम से शुरुआत करते हैं। चैलेंजेस टू एंड रीस्टोरेशन ऑफ द कांग्रेस सिस्टम। अब ये जो हमारा चैप्टर है कि चैप्टर 2 के साथ अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत ज्यादा क्लैरिटी आएगी, क्योंकि चैप्टर 2 में हमने क्या बात करी, फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शंस की बात करी, जहां पे क्या हो गया था, एक कांग्रेस सिस्टम बन गया था, राइट। कांग्रेस बहुत ज्यादा ही डोमिनेट कर रही थी हमारी पॉलिटिक्स को, राइट। सो जो हमारा फर्स्ट जनरल इलेक्शन था 1952, उसके बाद 1957 सेकंड जनरल इलेक्शन एंड उसके बाद 1962 थर्ड जनरल इलेक्शन। तीनों में हमने क्या पढ़ा है, कांग्रेस के डोमिनेंस के बारे में पढ़ा है। अब हम देखेंगे इन 3 जनरल इलेक्शंस के बाद में क्या चैलेंजेस आए, यानी कि क्या प्रॉब्लम्स आई जो कांग्रेस को ओवरकम करनी पड़ी, क्या करने के लिए, रीस्टोर करने के लिए अपनी डोमिनेशन पॉलिटिक्स में। इज इट क्लियर? सो चैलेंजेस टू एंड रीस्टोरेशन ऑफ द कांग्रेस सिस्टम इज आवर चैप्टर नंबर 5। चलिए शुरू करते हैं। सो एज यूजुअल आप अपनी एनसीईआरटीज अपने साथ रखेंगे एंड शुरू करते हैं। सारा ही ध्यान आपका बोर्ड पे होना चाहिए। जब जब हम एक टॉपिक कंप्लीट कर ले, इट इज प्रेफर्ड कि आप अपनी एनसीईआरटी रीड करें, राइट। टॉपिक वाइज वीडियो पॉज करके फिर एनसीईआरटी को रीड करें, उससे क्लैरिटी मिलेगी। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है चैलेंज ऑफ पॉलिटिकल सक्सेशन। पॉलिटिकल सक्सेशन का क्या मतलब है, सक्सेशन क्या होता है, हमने देखा है ना भैया, अगर कोई किंग है तो जो उसका बेटा है, राइट, वो नेक्स्ट किंग बनेगा, राइट। जो प्रिंस है वो ही किंग बनेगा। तो किंग के बाद जब प्रिंस किंग बनेगा, नेक्स्ट जो किंग होगा वो कौन होगा, उस प्रोसेस को सक्सेशन बोलते हैं। तो पॉलिटिकल सक्सेशन अभी हमने क्या पढ़ा, नेहरू जी। अब नेहरू जी के बाद कौन बनेंगे हमारे नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर, पॉलिटिकल सक्सेशन वो हमें बताएगा। चलिए देखते हैं। तो मई 1964 में क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू पास्ड अवे। सो मई 1964 में जवाहरलाल नेहरू जी एक्सपायर हो जाते हैं, राइट, बिकॉज ही हैड बीन अनवेल फॉर मोर देन अ ईयर। अब क्या आता है, ये चैलेंज ऑफ पॉलिटिकल सक्सेशन निकल के आता है कि आफ्टर नेहरू हु, कौन, राइट। So this generated a lot of speculation about the usual question of succession. तो speculation यानी कि लोग अलग अलग तरीके की बातें करने लगे, अंदाजा लगाने लगे कि क्या होगा, कौन होगा, राइट। सो काफी सारी speculations हुई, discussions हुए, debates हुई, राइट। आफ्टर नेहरू हु, नेहरू के बाद कौन, एंड आफ्टर नेहरू व्हाट, नेहरू के बाद होगा क्या कांग्रेस का, राइट। तो ये 2 क्वेश्चंस उभर के आए। The second question arose from the serious doubts that many outsiders had about whether India's democratic experiment will survive after Nehru. तो outsiders किसकी बात हो रही है, right? जो फॉरेन ऑब्जर्वर्स हैं, कंट्रीज हैं, राइट, पर्सनैलिटीज हैं, आप कह सकते हैं स्टेक होल्डर्स हैं, राइट, न्यूज़ पीपल, एवरीवन जो मैगजीन्स मॉक करती थी इंडिया को, राइट, उनको लगा कि नेहरू के बाद तो इंडिया में डेमोक्रेसी का कंटिन्यू होना बहुत ही मुश्किल होने वाला है। ये जो डेमोक्रेटिक एक्सपेरिमेंट है पहली बार तो सक्सीड हो गया, लेकिन अब फेल हो जाएगा। इसीलिए ये जो सेकेंड क्वेश्चन है, आफ्टर नेहरू व्हाट, ये उठ के आया कि होगा क्या नेहरू के बाद इंडिया का। देयर वर डाउट्स इफ द न्यू लीडरशिप, कि जो भी नेहरू के बाद आएंगे, वुड बी एबल टू हैंडल द मल्टीपल क्राइसिस दैट अवेटेड अ सॉल्यूशन। जो चैलेंजेस है कंट्री जो फेस कर रही है, क्या उसको जो न्यू लीडर है वो सॉल्व कर पाएंगे, वो फेस कर पाएंगे। आगे चलते हैं। सो 1960s को क्या बोला गया, डेंजरस डेकेड। डेकेड क्या होते हैं, जो 10 साल का पीरियड होता है उसको डेकेड बोलते हैं, राइट। डेंजरस यानी कि खतरनाक। सो 1960s यानी कि आपका 1960 से लेके 1969 तक ये जो साल थे, राइट, क्या बोला गया इनको, डेंजरस डेकेड बोला गया। ऐसा क्यों है, शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है।
क्यों? बिकॉज इस पीरियड में काफी सारी प्रॉब्लम्स चल रही थी इंडिया के अंदर। क्या क्या? पावर्टी, इनइक्वालिटी, गरीबी, राइट, इनइक्वालिटी, भेदभाव, डिफरेंसेस, कम्युनल एंड रीजनल डिविजन्स। कम्युनल यानी कि रिलीजन के बेसिस पे, और रीजनल यानी कि आप एरिया, रीजन के बेसिस पे डिविजन्स हो रहे थे। लोगों में काफी ज्यादा सेपरेटिस्ट भावना आ रही थी। This could lead to failure of the democratic project or even disintegration of the country। तो इसका क्या कॉन्सिक्वेंस हो सकता था? जो आउटसाइडर्स वेट कर रहे थे कि डेमोक्रेसी फेल हो जाएगी इंडिया में, हो सकता है ये सारे फैक्टर्स उसको एक्चुअल में प्रूव कर दे, या फिर सीधा सीधा इंडिया का फर्दर डिविजन हो जाएगा, डिसइंटीग्रेशन हो जाएगा, राइट। सो 1960s was labeled as the dangerous decade। आगे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा फ्रॉम नेहरू टू होम टू शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री बनते हैं हमारे सेकंड प्राइम मिनिस्टर आफ्टर नेहरू जी। चलिए, सो व्हेन नेहरू पास्ड अवे, के कामराज कौन थे? ही वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस पार्टी। इंडिया के प्रेसिडेंट नहीं, कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट थे के कामराज। क्लियर है? यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सीयूईटी, के कामराज की पिक्चर आपको यहाँ पे दिख रही है। चलिए, उन्होंने क्या किया? ही कंसल्टेड द अदर पार्टी लीडर्स, और जो कांग्रेस पार्टी के लीडर्स थे, एंड कांग्रेस मेंबर्स से उन्होंने बातचीत की, कंसल्टेशन करी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट से, एंड फाउंड दैट देयर वाज अ कंसेंसस। सबने साथ में मिलकर अग्री किया, किसके हित में? कि कौन सक्सीड कर सकता है नेहरू जी को? लाल बहादुर शास्त्री जी, राइट। सो सारे ही कांग्रेस लीडर्स और एमपीज ने डिसाइड किया कि लाल बहादुर शास्त्री विल सक्सीड नेहरू। चलिए, अच्छा जी, नाउ लेट्स टॉक अबाउट शास्त्री जी। जो बॉक्स गिवन है, he was a non-controversial leader from Uttar Pradesh who had been a minister in Nehru's cabinet for many years। तो वो कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं अंडर नेहरू जी, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल लीडर थे, काफ़ी, इससे हमें पता चल रहा है काफ़ी ज़्यादा उनको सपोर्ट था लोगों का, कुछ भी उन्होंने एज सच दाग नहीं था, राइट। एंड ही वॉज फ्रॉम उत्तर प्रदेश। नेहरू हैड कम टू डिपेंड अ लॉट ऑन हिम इन हिज लास्ट ईयर। काफ़ी ज़्यादा वो राइट हैंड माना जाते थे नेहरू जी का। ही वॉज नोन फॉर हिज सिंप्लिसिटी एंड हिज कमिटमेंट टू प्रिंसिपल्स, राइट। काफ़ी ज़्यादा सिंपल थे, और जो एक बार कह दिया तो कह दिया, राइट। प्रिंसिपल्स यानी कि जो उनके एथिक्स थे बहुत स्ट्रॉन्ग थे। अर्लियर ही हैड रिजाइंड फ्रॉम द पोजिशन ऑफ रेलवे मिनिस्टर, एक्सेप्टिंग मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अ मेजर रेलवे एक्सीडेंट। जब एक बहुत बड़ा मेजर रेलवे एक्सीडेंट हुआ तो शास्त्री जी ने रिजाइन कर दिया एज अ रेलवे मिनिस्टर, क्योंकि उन्होंने अपनी ये एक हार समझी जो उनकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उसके रिस्पॉन्स में। क्लियर है? सो दिस वाज अबाउट शास्त्री जी। यूनैनिमसली चोजन, तो एमपीज और लीडर्स ने यूनैनिमसली यानी कि सबने साथ में मिलके कलेक्टिव ये डिसीजन लिया दैट शास्त्री जी विल बी चोजन एज द लीडर ऑफ द कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी, एंड thus he became the country's next prime minister, राइट। तो कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी का जो लीडर बनता है वही क्या बनता है? प्राइम मिनिस्टर बनता है। मतलब ये इस कॉन्टेक्स्ट में मैं बात कर रही हूँ, यानी कि किसी भी पार्टी का जो लीडर होता है, पार्लियामेंट्री लीडर होता है, ही बिकम्स द प्राइम मिनिस्टर। क्लियर? चलिए, शास्त्री वाज द कंट्रीज प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम 1964 टू 1966। केवल 2 साल, केवल 2 साल। क्यों? अभी इसके बारे में हम पढ़ेंगे आगे। चलिए, सो ड्यूरिंग शास्त्रीज ब्रीफ प्राइम मिनिस्टरशिप, ब्रीफ यानी कि छोटी, जो केवल 2 साल चली, द कंट्री फेस्ड 2 मेजर चैलेंजेस। तो अब 2 क्या चैलेंजेस, क्या प्रॉब्लम्स फेस करी इंडिया ने अंडर शास्त्री? इंडिया वाज स्टिल रिकवरिंग फ्रॉम द इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस ऑफ द वॉर विद चाइना। जो हमने पढ़ा पिछले चैप्टर में कि जो हमारा इकोनॉमी था वो बहुत ही बुरी तरीके से इम्पैक्ट हुआ था ड्यू टू सक्सेसिव वॉर्स जो हमारी चाइना और पाकिस्तान के साथ हुई, बट मेनली चाइना, राइट। फेल्ड मॉनसून्स भी भैया बिल्कुल नहीं आ रहे थे, तो एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी। ड्रॉट, पानी नहीं है, पानी की कमी है, एंड सीरियस फूड क्राइसिस प्रेजेंटेड अ ग्रेव चैलेंज। तो क्या क्या पॉइंटर्स हैं? इकोनॉमी बहुत ज़्यादा वीक थी ड्यू टू वॉर,
उसके बाद फेल्ड मॉनसून्स, उसके बाद ड्रॉट एंड फूड क्राइसिस, राइट। सेकेंड चैलेंज देखते हैं, द कंट्री ऑल्सो फेस्ड अ वॉर विद पाकिस्तान इन 1965, राइट। तो यहाँ पे चाइना की बात हुई, यहाँ पे सक्सेसिव वॉर जो मैं कह रही हूँ, यहाँ पे पाकिस्तान। क्लियर है, जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा फॉरेन रिलेशंस में, चैप्टर नंबर 4 में। क्लियर, चलो आगे चलते हैं। शास्त्रीज फेमस स्लोगन जय जवान जय किसान, सीयूईटी में पूछा जा सकता है, इवन आपके बोर्ड्स में एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। किसका स्लोगन है ये? लाल बहादुर शास्त्री का। सिंबलाइज द कंट्रीज रिजॉल्व टू फेस बोथ दीज चैलेंजेस, कि कंट्री का क्या मतलब ठान लिया है, राइट। जय जवान, जवान कौन होते हैं हमारे? ऑल द मिलिट्री मैन, राइट। हमारी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स हमारे जवान, और किसान हमारे सारे ही फार्मर्स। क्लियर है, तो फूड क्राइसिस पे और हम वॉर लाइक सिचुएशन में, दोनों पे यहाँ पे दिखाया गया है। अब चलते हैं 10 जनवरी 1966 को। तो 10 जनवरी 1966 को क्या होता है? आफ्टर द पाकिस्तान वॉर, जो हमने पढ़ा 65 में, ताशकंद अग्रीमेंट होता है जहां पे पीस की बात की जाती है, राइट। तो प्राइम मिनिस्टरशिप केम टू एन अब्रप्ट एंड, एक अचानक से प्राइम मिनिस्टरशिप कब खत्म हुई? जब शास्त्री जी सडनली एक्सपायर हो गए। कहां पे? ताशकंद में ही, राइट। जब वो, तब तो ताशकंद यूएसएसआर के अंडर आता था क्योंकि उज्बेकिस्तान में है, करेंटली कैपिटल ऑफ उज्बेकिस्तान है, राइट। चलिए, जब ताशकंद अग्रीमेंट के लिए दोनों ही प्राइम मिनिस्टर मिले, कौन से लीडर थे पाकिस्तान से? कौन था? फटाफट कमेंट करके बताओ, मैंने आपको चैप्टर 4 में कराया है, राइट। तो ताशकंद में वो एक्सपायर हो गए। He was there to discuss and sign an agreement with, यहाँ पे नेम गिवन है, with मोहम्मद अयूब खान, the president of Pakistan. So मोहम्मद अयूब खान, so it was General Ayub Khan, fine, the president of Pakistan. आगे चलते हैं, शास्त्री जी के बारे में बॉक्स जो है वो जान लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर CUET। चलिए, सो ही वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, पार्टिसिपेटेड इन द फ्रीडम मूवमेंट, जो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल था, सिंस 1930 ही वॉज अ पार्ट ऑफ इट। मिनिस्टर इन द यूपी कैबिनेट, उत्तर प्रदेश से थे, ये मैप पॉइंटिंग में पूछा जा सकता है। जनरल सेक्रेटरी ऑफ कांग्रेस, मिनिस्टर इन यूनियन कैबिनेट फ्रॉम कब से कब तक? 1951 से 56 तक, राइट। और फिर उन्होंने रिजाइन कर दिया था रेलवे मिनिस्टर से, एंड फिर वापस से 57 से 64 तक ही वाज द कैबिनेट मिनिस्टर। क्लियर है, ही कॉइंड द फेमस स्लोगन जय जवान जय किसान, और ये है हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी। परफेक्ट, चलिए आगे चलते हैं। अब चलते हैं आफ्टर शास्त्री हु, फ्रॉम शास्त्री टू इंदिरा गांधी, आवर थर्ड प्राइम मिनिस्टर। चलिए देखते हैं। तो अब समझ में आया चैप्टर का नाम क्या कह रहा था? चैलेंज टू एंड रिस्टोरेशन ऑफ कांग्रेस सिस्टम। तो कांग्रेस क्या करता है? फेस करता है चैलेंज ऑफ पॉलिटिकल सक्सेशन फॉर द सेकेंड टाइम इन 2 years, दूसरी बार, राइट, वो भी 2 ही सालों में। अब क्या होता है? अब कंपटीशन लगता है दो लोगों के बीच में। पहली बार तो यूनानिमसली सबने अग्री किया कि शास्त्री जी को बनाएंगे। अब क्या होता है? दिस टाइम देयर वाज एन इंटेंस कंपटीशन बिटवीन हुम? मोरारजी देसाई एंड इंदिरा गांधी। क्लियर है, समझ में आया? चलिए, बीच में वर्सेस लगा दिया है, आपको समझ में आ जाए। अच्छा, इनके बारे में जानते हैं। मोरारजी देसाई had earlier served as chief minister of Bombay state, जो आज का महाराष्ट्र एंड गुजरात है, पहले मिलके वो साथ में बॉम्बे स्टेट था, एंड ऑल्सो एज मिनिस्टर एट द सेंटर। आगे बात करते हैं इंदिरा गांधी जी के बारे में। द डॉटर ऑफ जवाहरलाल नेहरू, तो सबसे पहला और बड़ा पॉइंट, शी वॉज द डॉटर ऑफ जवाहरलाल नेहरू, आवर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। had been कांग्रेस प्रेसिडेंट इन द पास्ट, कांग्रेस पार्टी की प्रेसिडेंट रह चुकी थी, एंड हैड ऑल्सो बीन यूनियन मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन इन द शास्त्री कैबिनेट। तो यहाँ पे वो यूनियन मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन भी रह चुकी थी अंडर द शास्त्री कैबिनेट। क्लियर है, तो दोनों के बारे में हमें पता चल गया है। आगे देखते हैं द सीनियर लीडर्स इन द पार्टी। अब क्या है, ये जो सीनियर लीडर्स हैं इनको नाम आगे हम देंगे स्टॉलवर्ट्स। स्टॉलवर्ट्स,
ठीक है। द सीनियर लीडर्स इन द पार्टी, यानी कि जो काफी सीनियर पुराने लीडर्स है, शुरुआत से कांग्रेस का हिस्सा है, वो क्या सोचते हैं कि हम ना इंदिरा गांधी को सपोर्ट करेंगे, ठीक है, इंदिरा गांधी को हम एक पपेट की तरह बना देंगे और वो हमारे इशारों पे चलेगी, सिंपल। तो यानी कि हमारा सारा से होगा। लेकिन ये जो डिसीजन था ये यूनानिमस नहीं था, सबने ये डिसीजन नहीं लिया, ये केवल जो सीनियर लीडर्स थे उन्होंने अग्री किया। चलिए, तो आगे क्या होता है, अब क्या होता है, एक सीक्रेट बैलेट के थ्रू, यानी कि सीक्रेट वोटिंग के थ्रू ये जो कॉन्टेस्ट है, ये जो कंपटीशन है, वो रिजॉल्व करने की डिसीजन होता है अमंग द कांग्रेस एमपीज। इंदिरा गांधी जीत जाती हैं इस सीक्रेट बैलेट में। इंदिरा गांधी डिफीटेड मोरारजी देसाई बाय सिक्योरिंग द सपोर्ट ऑफ मोर देन 2/3 ऑफ द पार्टीज एमपीज। 2/3 से भी ज्यादा जो एमपीज थे उन्होंने किसके हित में वोट किया, किसके लिए वोट किया, इंदिरा गांधी के लिए। अ पीसफुल ट्रांजिशन ऑफ पावर, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, पीसफुल ट्रांजिशन ऑफ पावर क्या शो कर रहा है, इंडिया की डेमोक्रेसी कितनी स्ट्रांग थी कि सबने इस डिसीजन को अग्री किया डिस्पाइट ऑल द चैलेंजेस। Despite intense competition for leadership was seen as a sign of maturity for India's democracy। आई बात समझ में? तो थर्ड प्राइम मिनिस्टर कौन बनते हैं, इंदिरा गांधी। अब जानते हैं गांधी जी के बारे में। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया फ्रॉम 1966 टू 77, ये पीरियड आप देख रहे हैं, एंड अगेन फ्रॉम 1980 टू 84। Daughter of Jawaharlal Nehru, participated in the freedom struggle as a young Congress worker. Congress president in 1958. This is important for your CUET. Minister in Shastri's cabinet from 64 to 66, वही 2 साल का पीरियड। Led the Congress party to victory in 1967 elections, 1971 elections and 1980 general elections, जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। Credited with the slogan गरीबी हटाओ, remove poverty, जिसके ऑपोजिट में क्या आया, इंदिरा हटाओ, आगे पढ़ेंगे हम। Victory in the 1971 बांग्लादेश वॉर and for policy initiatives like abolition of privy purse, अभी हम आगे पढ़ेंगे, nationalization of banks, न्यूक्लियर टेस्ट एंड इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, ये सारे आपके एमसीक्यू में आ जाते हैं और इसमें से एक घुमा देते हैं। चूज विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट एन इनिशिएटिव ऑफ इंदिरा गांधी। असैसिनेटेड ऑन 31 अक्टूबर 1984। दिस वाज एवरीथिंग अबाउट इंदिरा गांधी जी, जो हमें बॉक्स में गिवन है। आगे चलते हैं, अब चलते हैं टू द 4th जनरल इलेक्शंस ऑफ 1967। जो हमारी फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शंस हैं उसमें कांग्रेस की मेजॉरिटी थी, 3/4 राइट मेजॉरिटी थी इन द लोकसभा, राइट। अब हम बात करेंगे कि 4th जनरल इलेक्शन में आफ्टर नेहरू जो पहले जनरल इलेक्शंस आए उसमें कैसी वोटिंग होती है और क्या रिजल्ट आता है। चलिए, तो बिफोर मूविंग इनटू द इलेक्शंस हम जानेंगे क्या कॉन्टेक्स्ट था, क्या बैकग्राउंड था, ठीक है, क्या चल रहा था इंडिया में। सो बैकग्राउंड ऑफ द इलेक्शंस, कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इलेक्शंस, ताकि हमें समझ में आ जाए कि व्हाट वर द सिचुएशन बिफोर द इलेक्शंस हैपेंड। तो 1967 को माना जाता है एज अ लैंडमार्क ईयर इन इंडियाज पॉलिटिकल एंड इलेक्टोरल हिस्ट्री। इट इज रिगार्डेड एज द लैंडमार्क ईयर। लैंडमार्क ईयर यानी कि यहाँ पे कुछ बहुत बड़ा मेजर हुआ, राइट। जानते हैं इसके बारे में। इन द ईयर्स लीडिंग अप टू द 4th जनरल इलेक्शंस द कंट्री विटनेस्ड मेजर चेंजेस। अब क्या क्या अलग था पहले 3 जनरल इलेक्शंस में और 1967 के 4th जनरल इलेक्शंस में। 2 प्राइम मिनिस्टर्स हैड डाइड इन क्विक सक्सेशन। 2 प्राइम मिनिस्टर्स एक्सपायर हो चुके थे और तीसरा प्राइम मिनिस्टर जो था वो आ चुका था। द पीरियड वॉज फ्रॉट विद ग्रेव इकोनॉमिक क्राइसिस। जो हमारी इकोनॉमी थी वो बहुत ज़्यादा वीक थी। द न्यू प्राइम मिनिस्टर हु वॉज बीइंग सीन एज अ पॉलिटिकल नोविस, यानी कि एक नई नाइव नोविस न्यूबी, हैड बीन इन ऑफिस फॉर लेस दैन अ ईयर। क्लियर है? तो ये कॉन्टेक्स्ट है। इकोनॉमिक क्राइसिस की अगर हम बात करें, क्या क्या फैक्टर्स थे, सीरियस फूड शॉर्टेज थी, डिप्लीशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, जो हमारे पास बचा कुचा फॉरेन एक्सचेंज था वो भी खत्म हो रहा था क्योंकि फूड इंपोर्ट कर रहे थे।
राइट। जो सारा पैसा था कहाँ लग रहा था? मिलिट्री एक्सपेंडिचर में जा रहा था, मिलिट्री एक्सपेंडिचर में जा रहा था ड्यू टू वॉर्स, सक्सेसिव फेलियर ऑफ मॉनसून्स हो रहे थे, राइट। साथ ही साथ जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट था वो कम हो रहा था, वाइड स्प्रेड ड्रॉट लाइक सिचुएशन थी, राइट, पानी की कमी के कारण, मॉनसून के कारण, डाइवर्जन ऑफ रिसोर्सेज फ्रॉम प्लानिंग एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इनसे हटके हमें डिफेंस वाले रिसोर्सेज पे अपना मनी जो है वो लगाना पड़ रहा था, राइट, अपनी सेफ्टी के लिए, सिक्योरिटी के लिए वॉर लाइक सिचुएशन में, एंड डिक्लाइन इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन ड्यू टू फेलियर इन मॉनसून्स। तो ये सारे फैक्टर्स है जिसकी वजह से इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही थी जो हमने पढ़ा, राइट। आगे देखते हैं तो इसके रिस्पॉन्स में क्या हुआ। वन ऑफ द फर्स्ट डिसीजंस ऑफ इंदिरा गांधी गवर्नमेंट वाज devaluation of the Indian rupee under what was seen to be pressure from the US। अब डीवैल्यूएशन क्या होता है कि जो हमारा इंडियन रुपी है, INR है, वो वीक हो गया है एज कंपेयर टू द US डॉलर। अर्लियर $1 could be purchased for less than ₹5। आफ्टर डीवैल्यूएशन इट कॉस्ट मोर देन ₹7। तो यानी कि जो $1 है वो पहले क्या था? INR 5। अब क्या हो गया? डीवैल्यूएशन के कारण सेम वैल्यू है यहाँ पे, लेकिन हमें ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे $1 कमाने के लिए, राइट। तो आज के दिन तो कितना ज्यादा डीवैल्यूएशन हो चुका है? इट इज INR 82, राइट। सो इससे क्या पता चल रहा है इंडियन करेंसी कितनी वीक हो रही है। तो दिस वाज वन ऑफ द मेजर एंड फर्स्ट डिसीजंस बाय इंदिरा गांधी गवर्नमेंट। इकोनॉमिक सिचुएशन ट्रिगर्ड ऑफ प्राइस राइज यानी कि महंगाई, इन्फ्लेशन, ठीक है, इन्फ्लेशन हो जाती है क्योंकि क्या है? इकोनॉमिक सिचुएशन बहुत ही खराब है, राइट। अब डिमांड ज्यादा होगी तो क्या होगा? प्राइस ज्यादा होगा। पीपल स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट, जो हो रहा था उसके खिलाफ लोगों ने आवाज उठाई। क्या? द इंक्रीज इन प्राइजेस ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज, जो एसेंशियल गुड्स हैं, राइट, उनमें बहुत ज्यादा महंगाई हो गई, प्राइस राइज हो गया तो क्या होगा भैया? लोगों की सेविंग्स भी चली जाएगी, राइट। एसेंशियल कमोडिटीज क्या क्या होती है? आपका मेडिसिन, फूड, राइट, हेल्थ केयर, ये सारा इसमें आपके एसेंशियल में आ जाता है, जैसे कोविड में जो एसेंशियल कमोडिटीज थी, राइट। आगे चलते हैं। फूड स्कार्सिटी, फूड शॉर्टेज थी, ग्रोइंग अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी बढ़ रही थी, द ओवरऑल इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्री। तो लोग ऑब्वियसली बहुत ज्यादा ट्रिगर हो गए थे, दे स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट इट कि क्या हो रहा है। सो बांस एंड हड़ताल्स वर कॉल्ड फ्रीक्वेंटली अक्रॉस द कंट्री टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ऑनगोइंग इकोनॉमिक सिचुएशन। द गवर्नमेंट सॉ द प्रोटेस्ट एज अ लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम एंड नॉट एज एक्सप्रेशंस ऑफ पीपल्स प्रॉब्लम्स। तो गवर्नमेंट का क्या पॉइंट ऑफ व्यू था कि ये लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है कि जो हमारी पुलिस फोर्स है, राइट, वो क्या कर रही है? ढंग से लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं कर रही है, इस कारण से ये सब हो रहा है। इंस्टेड ऑफ पीपल्स डेमोक्रेटिक एक्सप्रेशन, वो इंटेंट नहीं देख रहे थे कि लोग क्या मांग रहे हैं, वो कहते हैं ये तो लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है कि जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है वो इसको कंट्रोल नहीं कर पा रही है। इससे क्या हुआ? लोगों में और ज्यादा बिटरनेस आ गई गवर्नमेंट के लिए। सो दिस फर्दर इंक्रीज्ड पब्लिक बिटरनेस एंड रीइंफोर्स्ड पॉपुलर अनरेस्ट, की पॉपुलर यानी कि पीपल, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल में अनरेस्ट आ गया फॉर द ऑनगोइंग सिचुएशन। आगे चलते हैं। द कम्युनिस्ट एंड सोशलिस्ट पार्टीज, कम्युनिस्ट पार्टी एंड सोशलिस्ट पार्टी लॉन्च्ड स्ट्रगल्स फॉर ग्रेटर इक्वालिटी। अब ऑपोजिशन पार्टीज तो ऑब्वियसली और ज्यादा लोगों को बोलेगी कि भैया हाँ आवाज उठाओ, तो उन्होंने और ज्यादा स्ट्रगल्स और ज्यादा ये कैंपेन्स लॉन्च करे फॉर ग्रेटर इक्वालिटी। A group of communists who separated from the Communist Party of India, Marxist, formed the Communist Party of India, Marxist Leninist। हमने क्या पढ़ा कि चाइना के साथ जब वॉर हुई 62 में, उसके बाद किस पार्टी में स्प्लिट आया? CPI में स्प्लिट आया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया में। कैसे? CPI और CPI-M बन गए। अब क्या हुआ? जो CPI-M था उसमें फर्दर स्प्लिट आया और CPI-ML बन गए, मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट। क्लियर है? ये स्प्लिट आप देख रहे हैं। ये मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट थे। दे लेड आर्म्ड एग्रेरियन स्ट्रगल्स एंड ऑर्गेनाइज्ड पेजेंट एजिटेशंस। आर्म्ड एग्रेरियन स्ट्रगल, अग्रेरियन यानी कि एग्रीकल्चरल, आर्म्ड यानी कि वॉयलेंट,
एंड पेजेंट्स के लिए एजिटेशंस, प्रोटेस्ट्स इन्होंने ऑर्गेनाइज कराए। एमएल ने, मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट आइडियोलॉजी वाली कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने। दिस पीरियड ऑल्सो विटनेस्ड सम ऑफ द वर्स्ट हिंदू मुस्लिम रायट्स। हिंदू मुस्लिम के जो दंगे थे बहुत ज्यादा चल रहे थे इस टाइम पे आफ्टर इंडिपेंडेंस। सो दिस वाज द ऑनगोइंग कॉन्टेक्स्ट ऑफ इलेक्शंस। इन सब के बीच में होने थे आपके 4th जनरल इलेक्शंस ऑफ 1967। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, नॉन कांग्रेसिज्म। तो इससे हमें पता चल रहा है कि कांग्रेस के ऑपोजिट कुछ निकल के आ रहा है, राइट। नॉन कांग्रेसिज्म की एंटी कांग्रेसिज्म है। चलिए जानते हैं इसके बारे में। So, opposition parties were in the forefront of organizing public protests and pressurizing the government। जो अभी हमने देखा कि प्रोटेस्ट्स हो रहे थे अगेंस्ट द ऑनगोइंग इकोनॉमिक सिचुएशन, तो जो ऑपोजिशन पार्टीज थी अदर देन कांग्रेस वो सपोर्ट कर रही थी इन सारे प्रोटेस्ट्स को, राइट। सो पार्टीज अपोज्ड टू द कांग्रेस यानी कि ऑपोजिशन पार्टीज रियलाइज्ड दैट द डिवीजन ऑफ देयर वोट्स kept the Congress in power। अब इसका क्या मतलब है, देखो ये है कांग्रेस, ठीक है, और ये है छोटी मोटी ऑपोजिट पार्टीज। अब क्योंकि इनके जो वोट्स हैं वो डिवाइड हो रहे हैं, अगर ये साथ में एक पार्टी बन जाए तो ये कांग्रेस से भी ज्यादा पावरफुल बन जाएंगी, राइट। तो इनको ये चीज रियलाइज हुई कि क्योंकि इन सबके वोट्स डिवाइड हो रहे हैं इसीलिए कांग्रेस पावर में आ रही है, क्योंकि फिर हाईएस्ट वोट्स कांग्रेस को मिल रहे हैं। सो दे फेल्ट दैट द इनएक्सपीरियंस ऑफ इंदिरा गांधी एंड द इंटरनल फैक्शनलिज्म विद इन द कांग्रेस। इनएक्सपीरियंस ऑफ इंदिरा गांधी क्योंकि वो एक पॉलिटिकल नोविस थी, नई आई थी ऐसा माना जाता है, यंग थी बहुत। एंड द इंटरनल फैक्शनलिज्म, जो इंटरनल ग्रुपिज्म हमने पढ़ा चैप्टर 2 में, विद इन द कांग्रेस प्रोवाइडेड देम एन अपॉर्चुनिटी टू टॉपल द कांग्रेस, जिससे वो कांग्रेस से आगे निकल सकते हैं। तो ये दो वीकनेस, ये दो वीक पॉइंट्स पकड़े ऑपोजिट पार्टीज ने। क्या क्या? इनएक्सपीरियंस ऑफ इंदिरा गांधी एंड इंटरनल फैक्शनलिज्म। आगे चलते हैं। Parties that were entirely different and disparate in their programs and ideology। Different and disparate यानी कि बहुत अलग अलग उनके प्रोग्राम्स और आइडियोलॉजी थी, फिर भी वो साथ में आए एंड उन्होंने एंटी कांग्रेस फ्रंट्स फॉर्म करे इन सम स्टेट्स। वहीं दूसरी स्टेट्स में उन्होंने इलेक्टोरल एडजस्टमेंट्स करने का डिसीजन लिया, शेयरिंग ऑफ सीट्स करने का डिसीजन लिया। तो यानी कि जो हमारी ऑपोजिशन पार्टीज है वो साथ में आ रही थी टू टॉपल कांग्रेस। इसके बारे में आगे हम कोलिशन गवर्नमेंट में पढ़ने वाले हैं, राइट। चलिए, सोशलिस्ट लीडर राम मनोहर लोहिया गेव दिस स्ट्रैटेजी द नेम ऑफ नॉन कांग्रेसिज्म। समझे किसने इंट्रोड्यूस किया नॉन कांग्रेसिज्म? द सोशलिस्ट लीडर, सोशलिस्ट पार्टी के लीडर राम मनोहर लोहिया, राइट। ही इंट्रोड्यूस द टर्म, द स्ट्रैटेजी नॉन कांग्रेसिज्म, जिसमें सारी जो ऑपोजिट पार्टीज हैं वो साथ होकर कांग्रेस को टॉपल कर सकती है, उसको हरा सकती हैं। ही ऑल्सो प्रोड्यूस्ड अ थ्योरेटिकल आर्ग्यूमेंट इन इट्स डिफेंस कि कांग्रेस क्यों अच्छा नहीं है या आपको सपोर्ट नहीं करना चाहिए। उन्होंने बोला कांग्रेस रूल वॉज अनडेमोक्रेटिक, यानी कि लोग जो चाहते हैं उसके अगेंस्ट चीजें हो रही है, ऑपोजिट हो रही है, एंड अपोज टू द इंटरेस्ट्स ऑफ ऑर्डिनरी पुअर पीपल। Therefore, the coming together of the non-Congress parties was necessary for reclaiming democracy। डेमोक्रेसी को वापस लाने के लिए, डेमोक्रेसी को वापस लाने के लिए सारी जो एंटी कांग्रेस या फिर ऑपोजिट पार्टीज हैं वो साथ में आके लोगों को उनकी जो ताकत है, उनकी जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो उनके हाथ में देगी। क्लियर है? आगे चलते हैं, जानते हैं बॉक्स की इंफॉर्मेशन अबाउट राम मनोहर लोहिया। ही वाज अ सोशलिस्ट लीडर एंड थिंकर। वो सोशलिज्म में बिलीव करते थे, फ्रीडम फाइटर एंड अमंग द फाउंडर्स ऑफ द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी CSP, जो आफ्टर फैक्शनलिज्म ब्रेक हुआ था, राइट। आफ्टर द स्प्लिट इन द पेरेंट पार्टी, द लीडर ऑफ द सोशलिस्ट पार्टी एंड लेटर द संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी। तो अब CSP में फर्दर स्प्लिट होके वो सोशलिस्ट पार्टी के लीडर बने, राइट। CSP फिर सोशलिस्ट पार्टी में स्प्लिट हुआ, ही वाज द लीडर ऑफ सोशलिस्ट पार्टी, एंड उसके बाद एक और स्प्लिट हुआ, तब ही वाज पार्ट ऑफ द संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी SSP। क्लियर है? चलिए, मेंबर ऑफ लोकसभा फ्रॉम 1963 to 67, फाउंडर एडिटर ऑफ मैनकाइंड एंड जन।
known for original contribution to a non-European socialist theory. काफ़ी उन्होंने काफ़ी writings है, काफ़ी he was a theoretician, right? As a political leader, he is best known for sharp attacks on Nehru, यानी कि he was not a big fan of Nehru's ideas. Strategy of non-congressism famous थी इनकी. Advocacy of reservation of backward castes and opposition to English, यानी कि he supported reservation for backward castes and English के against the opposition to English language. So this is something about राम मनोहर लोहिया. अब यहाँ पे जो एक चीज़ बहुत confusing है वो है कि हमारी जो ये सोशलिस्ट पार्टी है इसका कितना स्प्लिट और कितना मर्ज होता है, तो एक बार वो देख लेते हैं क्योंकि ये आगे भी हेल्प होगा. चलिए थोड़ी सी क्लैरिटी के लिए हमने जाना था कि कांग्रेस के अंदर काफ़ी सारे फैक्शंस थे, राइट. फिर वो ब्रेक होके आए, तो उसमें से एक था आपका कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, CSP. क्लियर है. राम मनोहर लोहिया वाज इट्स लीडर. फिर क्या होता है, मर्जर होता है CSP और किसान मजदूर प्रजा पार्टी का, एंड ये रिजल्ट करता है किसमें, PSP में, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी में. ठीक है. उसके बाद वापस से स्प्लिट हो जाता है क्योंकि लोहिया जी को मतलब आइडियोलॉजी वगैरह मर्जर अच्छा नहीं लगता, तो सोशलिस्ट पार्टी, एंड वापस से फिर क्या होता है, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी में मर्जर हो जाता है. टू एंड फ्रो काफ़ी बार ये मर्जर और स्प्लिट काफ़ी साल तक चलता है, लेकिन ब्रॉडली समझे तो ये हमारा कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, फिर प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, फिर सोशलिस्ट पार्टी और फिर संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, ऐसे करके हमारा सोशलिस्ट पार्टी का जो रिफॉर्म है वो आप देख सकते हैं. एक और बॉक्स गिवन है अबाउट C. नटराजन अन्नादुरई. तो इसमें ही वाज द चीफ मिनिस्टर ऑफ मद्रास, टुडेज तमिलनाडु, राइट, फ्रॉम 1967. He was a journalist, popular writer and orator, a good speaker. Initially associated with the Justice Party in Madras province, पहले वो Justice Party में थे. Later joined Dravida Kazhagam DK in 1934. फिर he formed the Dravida Munnetra Kazhagam as a political party in 1949. Very important for CUET. Who formed the DMK in 1949? It is C. Natarajan Annadurai. A proponent of Dravid culture, he was opposed to imposition of Hindi and led the anti-Hindi agitations. Clear है. Supporter of greater autonomy to states. States जो हैं उनके पास greater power और autonomy होनी चाहिए according to him, and he opposed to the imposition of Hindi. Clear है. तो ये एंटी हिंदी एजिटेशंस में इन्होंने काफ़ी एक्टिव थे, हिस्सा लिया. चलिए अब चलते हैं और देखते हैं क्या था हमारे 4th जनरल इलेक्शंस का आउटकम. व्हाट वाज द इलेक्टोरल रिजल्ट और इलेक्टोरल वर्डिक्ट. February 1967 में the 4th जनरल इलेक्शंस टू द लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज वर हेल्ड. तो लोकसभा आप सेंटर है ना, एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज आपका स्टेट के लेवल पे, राइट. वी ऑल नो द कांग्रेस वाज फेसिंग द इलेक्टोरेट फॉर द फर्स्ट टाइम विदाउट नेहरू. नेहरू जी के बिना पहले इलेक्शंस थे. द रिजल्ट्स जोल्टेड द कांग्रेस. जोल्टेड यानी कि क्यों हिला डाला ना. जोल्टेड द कांग्रेस एट बोथ द नेशनल एंड स्टेट लेवल्स. मैनी कंटेम्प्ररी पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स, जो उस टाइम के पॉलिटिकल इंथुजियास्ट थे, ऑब्जर्वर्स थे, उन्होंने 1967 के जनरल इलेक्शन को टर्म किया एज अ पॉलिटिकल अर्थक्वेक. समझे, पॉलिटिकल अर्थक्वेक. द कांग्रेस डिड मैनेज टू गेट अ मेजोरिटी इन द लोकसभा. सेंट्रल लेवल पे तो आपको मेजोरिटी मिल गई है, लेकिन सबसे कम टैली ऑफ सीट से एंड शेयर ऑफ वोट से सिंस 1952. अभी तक के जो 3 जनरल इलेक्शंस थे वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वोट्स और सीट्स मिली, लेकिन 4th जनरल इलेक्शंस में ओवरऑल मेजॉरिटी तो मिल गई है, लेकिन वो जो अगर हम कंपेयर करें प्रपोर्शन ऑफ सीट्स और वोट्स फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शन से, तो बहुत कम थे. हाफ द मिनिस्टर्स इन इंदिरा गांधी कैबिनेट वर डिफीटेड, यानी कि आधी ऐसी सीट्स जो, क्योंकि कम सीट्स मिली, कम वोट्स थे, राइट, तो आधे जो मिनिस्टर्स थे वो अब पावर में नहीं थे. दे वर डिफीटेड बाय अदर पार्टी कैंडिडेट्स. द पॉलिटिकल स्टॉलवर्ट्स, यानी कि हमारे कौन थे स्टॉलवर्ट्स, द senior leaders of the Congress who lost in their constituencies included
कौन कौन थे जो हार गए थे अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में? के कामराज इन तमिलनाडु, एस के पाटिल इन महाराष्ट्र, अतुल्य घोष इन वेस्ट बंगाल एंड के बी सहाय इन बिहार। ऑल आर इंपॉर्टेंट फॉर योर मैप पॉइंटिंग। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये एक रिप्रेजेंटेशन है असेंबली इलेक्शन रिजल्ट्स की। कांग्रेस गॉट मेजॉरिटी, जो येलो स्टेट्स हैं उसमें जम्मू एंड कश्मीर, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, आपका मैसूर, राइट, एंड नॉर्थ ईस्ट। कांग्रेस डिड नॉट गेट मेजॉरिटी, जो हमारी रेड स्टेट्स है, देख पा रही हैं अब आप, साउथ में तो बिल्कुल नहीं है, एंड ये हमारा जो मेजरली नॉर्थ पोर्शन है, राइट। चलिए, कांग्रेस लॉस्ट मेजॉरिटी इन एज मेनी एज 7 स्टेट्स, 7 स्टेट्स में कांग्रेस पावर में नहीं थी। In 2 other states, defections prevented it from forming a government. Defection यानी कि जो कांग्रेस की सीट से इलेक्शंस लड़े थे उन्होंने फिर पार्टी चेंज कर ली, तो 7 + 2 हो गया, 9 हो गया, राइट। चलिए, these 9 states where the Congress lost power were spread across the country. कौन कौन सी 9 states थी ये? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, ओडिशा, मद्रास एंड केरला। इन मद्रास स्टेट, जो आज के दिन तमिलनाडु है, और रीजनल पार्टी कॉल्ड डीएमके, जो अभी हमने पढ़ा, सी नटराजन अन्नादुरई की पार्टी, द्रविड़ मुनेत्र कझागम, केम टू पावर बाय सिक्योरिंग अ क्लियर मेजॉरिटी। तो तमिलनाडु में एक दूसरी पार्टी, एक रीजनल पार्टी पावर में आई। द डीएमके वन पावर आफ्टर हैविंग लेड अ मैसिव एंटी हिंदी प्रोटेस्ट, एंटी हिंदी एजिटेशन बाय स्टूडेंट्स अगेंस्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट, अगेंस्ट द सेंटर ऑन द इशू ऑफ इम्पोजिशन ऑफ हिंदी एज द ऑफिशियल लैंग्वेज, राइट। तो उसके रिस्पॉन्स पे सपोर्ट मिला यहाँ पे। दिस वॉज द फर्स्ट टाइम एनी नॉन कांग्रेस पार्टी हैड सिक्योर्ड अ मेजॉरिटी ऑफ इट्स ओन इन एनी स्टेट। तो पहली बार किसी नॉन कांग्रेस पार्टी ने अपने दम पे सोलली क्या किया, जीत हासिल करी। एंड इन द अदर 8 states coalition governments consisting of different non-Congress parties were formed. coalition government जब 2 या 2 से ज़्यादा पार्टी साथ में आके अपनी सीट्स मर्ज करके गवर्नमेंट फॉर्म करती है, मेजॉरिटी हासिल करती हैं। क्लियर है? चलिए, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द टॉपिक कोलिशंस। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा समझने के लिए आसान भी है, लेकिन उतना ही महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। चलिए, so the elections of 1967 brought into picture the phenomena of coalitions. ये जो coalitions नाम की चीज़ है, ये पहली बार हमने 4th जनरल इलेक्शन 1967 में जानी, क्योंकि नो सिंगल पार्टी हैड गॉट मेजॉरिटी, किसी एक पार्टी के पास मेजॉरिटी नहीं आई। तो क्या हुआ, वेरियस नॉन कांग्रेस पार्टीज came together to form joint legislative parties, यानी कि coalitions, जिनको संयुक्त विधायक दल बोला जाता है हिंदी में। तो क्या हुआ, जो नॉन कांग्रेस पार्टीज थी, ऑपोजिशन पार्टीज थी, उन्होंने क्या किया, साथ में अपनी जो वोट्स और सीट्स हैं वो मर्ज कर लिया और कोलिशन पार्टी बना के वो पावर में आ गई, गवर्नमेंट उनकी हो गई, राइट। The coalition partners were ideologically incongruent. Incongruent यानी कि different, सबकी आइडियोलॉजी और आइडियाज अलग थे, राइट। कोई लेफ्टिस्ट था तो कोई राइटिस्ट था, राइट, यानी कि प्रो पुअर, प्रो रिच, वट एवर यू मे कॉल इट, राइट। एंड they supported non-Congress government. मेन ये बात थी that they were anti कांग्रेस, राइट, नॉन कांग्रेसिज्म में वो बिलीव करते थे। अब 2 एग्जाम्पल्स लेते हैं हम इस इनकॉन्ग्रुएंसी के कि क्या डिफरेंस थे, पार्टीज कितनी अलग थी, लेकिन तब भी एक गवर्नमेंट फॉर्म उन्होंने करी। जैसे कि बिहार में द 2 सोशलिस्ट पार्टीज एसएसपी एंड पीएसपी, जो अभी हमने सोशलिस्ट पार्टीज में पढ़ा ना, राइट, जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था कि पीएसपी मर्ज होके एंड देन देयर वाज एसएसपी। ये दोनों फैक्शंस जो थे सोशलिस्ट पार्टी के, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी एंड संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, दोनों ही 2 सोशलिस्ट पार्टीज बोथ केम टुगेदर इन बिहार along with the Communist Party of India on the left and जनसंघ on the right, राइट। ये आइडियोलॉजीज दिखाई गई है लेफ्ट और राइट, जो हमने पहले वाले चैप्टर में की। लेफ्ट यानी कि जो प्रो पुअर सपोर्ट करते हैं, राइट यानी कि थोड़ा जो कैपिटलिज्म में बिलीव करते हैं, राइट। चलिए, टॉकिंग अबाउट पंजाब,
कॉल्ड द पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट, PUF। इसमें कौन कौन सी पार्टीज थी? कंप्राइज द टू राइवल अकाली पार्टीज एट दैट टाइम, द संत ग्रुप एंड द मास्टर ग्रुप, दोनों ही थे साथ में, विद बोथ द कम्युनिस्ट पार्टी CPI एंड CPIM। देखा, दो फैक्शंस हैं, अलग अलग है लेकिन तब भी टू फॉर्म द गवर्नमेंट ऑल केम टुगेदर। द SSP, राइट, आपका संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, द रिपब्लिकन पार्टी एंड द भारतीय जनसंघ। क्लियर है? तो ये आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी पार्टीज मिलके पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट बना, इंपॉर्टेंट फॉर योर MCQs। क्लियर है? आगे चलते हैं। अब आते हैं डिफेक्शन पे। डिफेक्शन क्या होता है? ये टर्म, ये कीवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अ डिफेक्शन? व्हेन वन मेंबर who stood from a political party, फॉर एग्जाम्पल कोई कांग्रेस से खड़ा होता है और इलेक्शन जीत जाता है, और इलेक्शन जीतने के बाद वो क्या करता है? वो दूसरी पार्टी में चला जाता है, CPI में चला जाता है, अपनी पार्टी चेंज कर लेता है आफ्टर इलेक्शंस, तो इसको बोलते हैं डिफेक्शन। चलिए, defection means an elected representative leaves the party on whose symbol she was elected and joins another party, right? जिसके सिंबल पे वो खड़ा हुआ था उसको छोड़ के आफ्टर गेटिंग इलेक्टेड ऑन दैट पार्टीज नेम वो पार्टी चेंज कर लेता है जीतने के बाद। आफ्टर द 1967 जनरल इलेक्शन, द ब्रेक अवे कांग्रेस लेजिस्लेटर्स प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इंस्टॉलिंग नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट्स। दो ऐसी स्टेट्स थी जिनको राइट, 3 ऐसी स्टेट्स थी जहां पे डिफेक्शन हुआ, कांग्रेस से पार्टी बदल ली गई, तो वहां पे कांग्रेस मेजॉरिटी नहीं हो पाई। देवर हरियाणा, मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश। क्लियर है? हरियाणा, यूपी, MP। The constant realignments and shifting political loyalties in this period gave rise to the expression, एक स्लोगन बड़ा पॉपुलर हुआ, आया राम गया राम। ये आया राम गया राम क्या था, किस पे था? He was an MLA in हरियाणा, गयालाल का उनका नाम था। उन्होंने फोर्टनाइट में यानी कि 14 दिनों में 3 बार अपनी पार्टी चेंज करी, फ्रॉम कांग्रेस टू यूनाइटेड फ्रंट, फिर वापस कांग्रेस में गए और फिर 9 घंटों में यूनाइटेड फ्रंट में आ गए। तो आया राम गया राम सारे अल्टू पल्टू लोगों के लिए यूज किया जाते हैं ये टर्म, राइट। चलिए अब चलते हैं ऑन द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर बोर्ड्स, स्प्लिट इन द कांग्रेस। काफी बार क्वेश्चन आता है स्प्लिट इन द कांग्रेस पे और जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस है उस पे, ठीक है। चलिए अब कांग्रेस में दरार आती है। आफ्टर द 1967 इलेक्शंस कांग्रेस रिटेन्ड पावर एट द सेंटर। सेंटर में तो कांग्रेस की ही पावर थी, लेकिन विद अ रिड्यूस्ड मेजॉरिटी एंड लॉस्ट पावर इन मैनी स्टेट्स। मेजॉरिटी काफ़ी कम थी, हालांकि मेजॉरिटी थी बट बहुत कम थी एज कम्पेयर टू द लास्ट 3 इलेक्शंस, एंड मैनी स्टेट्स में तो मेजॉरिटी थी भी नहीं। The results proved that the Congress could be defeated at the elections. इससे हमें पता चला कि कांग्रेस को हराया जा सकता है, but there was no substitute as yet. कोई एक इकलौती ऐसी पार्टी नहीं है जो टक्कर दे सके। Most non-Congress coalition governments in the states did not survive for long. जो non-Congress coalition governments थी, जो सारी पार्टीज ने मिलके गवर्नमेंट बनाई, अभी जो डिस्कस किया, वो ज़्यादा टाइम तक नहीं टिकी रह पाती थी। They lost majority and either new combinations were formed or president's rule had to be imposed. क्योंकि shifting alliances होते रहते थे, उनकी नहीं बनती थी आपस में, वो मेजॉरिटी गिर जाती थी और फिर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इम्पोज हो जाता था, राइट। चलिए आगे चलते हैं। एक इम्पॉर्टेंट बॉक्स जो यहाँ पे है वो है के कामराज के बारे में। ही वॉज द फ्रीडम फाइटर एंड कांग्रेस प्रेसिडेंट, चीफ मिनिस्टर ऑफ मद्रास तमिलनाडु, जो हमने पढ़ा ना, के कामराज वॉज द कांग्रेस प्रेसिडेंट जब शास्त्री जी को चूज किया गया था। हैविंग सफर्ड एजुकेशनल डेप्रिवेशन मेड एफर्ट्स टू स्प्रेड एजुकेशन इन मद्रास प्रोविंस। क्योंकि उनको एजुकेशन का एक्सेस नहीं मिल पाया था, इसलिए उनका एम था टू स्प्रेड एजुकेशन इन मद्रास प्रोविंस, जो टुडेज तमिलनाडु है। इंट्रोड्यूस्ड मिड डे मील स्कीम फॉर स्कूल चिल्ड्रन, वेरी इंपॉर्टेंट, मैप में हर बार पूछा जाता है। हु इंट्रोड्यूस्ड मिड डे स्कीम फॉर स्कूल चिल्ड्रन? के कामराज। In 1963, he proposed that all senior congressmen should resign from office to make way for younger party workers.
पिछले साल CUET में पूछा गया था कि ये स्टेटमेंट किसने बोली है, इट इज नो वन अदर दैन के कामराज। 1963 में बोला गया कि सारे जो सीनियर लीडर्स हैं कांग्रेस में उनको अब जो यंग वर्कर्स हैं उनको जगह देनी चाहिए। दिस प्रपोजल इज फेमस एज द कामराज प्लान, इसको कामराज प्लान के नाम से जाना जाता है। क्लियर, आगे चलते हैं। ये रहा इंदिरा वर्सेस द सिंडिकेट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। स्प्लिट की बात हम इसी में करने वाले हैं। चलिए, द कांग्रेस सिंडिकेट, क्या था सिंडिकेट? सिंडिकेट वॉज द इनफॉर्मल नेम गिवन टू अ ग्रुप ऑफ कांग्रेस लीडर्स हु वर इन कंट्रोल ऑफ द पार्टीज ऑर्गेनाइजेशन। जो सीनियर लीडर्स जिनको स्टॉलवर्ड्स भी बोलते हैं कांग्रेस के, उनको सिंडिकेट बोला गया। ठीक है, It was led by K. Kamaraj, former Chief Minister of Tamil Nadu and the then President of Congress Party, अभी जिनकी हमने बात करी। ठीक है, सिंडिकेट कौन है? The senior leaders of Congress। कौन कौन है? It included powerful state leaders like S.K. Patil from Bombay, S. Nijalingappa from Mysore, N. Sanjeeva Reddy from Andhra Pradesh, Atulya Ghosh of West Bengal. These are some of the syndicate leaders. This group had a decisive say in Indira Gandhi's first Council of Ministers and also in policy formulation and implementation. Decision making power इस group के पास थी। After the Congress split, the leaders of the syndicate and those owing allegiance to them stayed with the Congress O. तो ये सारे ही split के बाद क्या होता है? कांग्रेस split होती है कांग्रेस O और कांग्रेस R में। कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन जिसमें आपका सारे ये स्टॉलवर्ड्स है, सिंडिकेट्स है, एंड कांग्रेस रिक्विजिशनिस्ट जो इंदिरा गांधी जी की कांग्रेस मानी जाती है। चलिए आगे देखते हैं। एस निजालिंगप्पा के बारे में हमारे पास एक बॉक्स है। ही वॉज द सीनियर कांग्रेस लीडर, मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, राइट। ही वॉज अमंग द मेंबर्स ऑफ फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, मेंबर ऑफ लोकसभा, चीफ मिनिस्टर ऑफ द देन मैसूर यानी कि आज की कर्नाटका, रिगार्डेड एज द मेकर ऑफ मॉडर्न कर्नाटका, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर CUET, प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस ड्यूरिंग 1968 to 71। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, अब क्या होता है? द रियल चैलेंज टू इंदिरा गांधी केम नॉट फ्रॉम द ऑपोजिशन, ऑपोजिशन पार्टी से चैलेंज नहीं आया इंदिरा गांधी को, बट फ्रॉम विद इन हर ओन पार्टी। किससे? फ्रॉम द सिंडिकेट। She had to deal with the syndicate, a group of powerful and influential leaders from within the Congress, जो कांग्रेस के अंदर ही थे। The syndicate had played a role in the installation of Indira Gandhi as the Prime Minister, क्योंकि syndicate ये जो हमारे पॉलिटिकल स्टॉलवर्ड्स है कांग्रेस के, इन्होंने ही इंदिरा गांधी को प्राइम मिनिस्टर चूज किया था बाय इंश्योरिंग हर इलेक्शन इन दैट सीक्रेट बैलेट जो हमने पढ़ा। As the leader of the parliamentary party, these leaders in return expected Indira Gandhi to follow their advice. वो चाहते थे कि जो हम बोले वही इंदिरा गांधी करे। However, क्या हुआ? Indira Gandhi attempted to assert her position within the government and the party. अब इंदिरा गांधी अपने खुद के decisions लेने लगी and she did not follow the advice or the decisions of stalwarts. She chose her trusted group of advisors from outside the party. Slowly and carefully she sidelined the syndicate. समझे? चलो आगे चलते हैं। उन्होंने धीरे धीरे क्या क्या सिंडिकेट को साइड कर दिया और उनको वो पावर और डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी नहीं दी, ना ही उनकी कुछ सुनी। अच्छा, अब हमने पढ़ा था शास्त्री जी के टाइम पे दो चैलेंजेस थे। अब इंदिरा गांधी जी के टाइम पे दो चैलेंजेस क्या थे? शी नीडेड टू बिल्ड हर इंडिपेंडेंस फ्रॉम द सिंडिकेट। उनको दिखाना था कि वो सिंडिकेट से अलग है, मच स्ट्रॉन्गर है और खुद के डिसीजंस ले रही हैं। She also needed to work towards regaining the ground that the Congress had lost in 1967 elections. उनको अपनी कांग्रेस पार्टी को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना था इलेक्शंस में, ताकि वो बहुत अच्छे से काफ़ी अच्छी मेजोरिटी में जीत सके, बोथ इन द स्टेट्स एट द सेंटर, राइट। सो दीज वर द टू चैलेंजेस। आगे चलते हैं। Now, Indira Gandhi adopted a very bold strategy. She launched a series of initiatives to give the government policy a left orientation.
लेफ्ट ओरिएंटेशन यानी कि वेलफेयर ऑफ द पीपल, प्रो पुअर, राइट, ठीक है। शी गॉट द कांग्रेस वर्किंग कमिटी टू अडॉप्ट अ 10-point प्रोग्राम, एक 10-point प्रोग्राम अडॉप्ट किया गया इन मई 1967। क्या पॉइंट्स थे इस प्रोग्राम के अंदर? सोशल कंट्रोल ऑफ बैंक्स, यानी कि नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स कर दिया जाएगा, प्राइवेट नहीं रहेंगे वो, राइट। नेशनलाइजेशन ऑफ जनरल इंश्योरेंस, सीलिंग यानी कि अपर लिमिट ऑन अर्बन प्रॉपर्टी एंड इनकम, कि आप इतना ही मतलब होल्ड कर सकते हैं। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स, पब्लिक वेलफेयर, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि काफ़ी ज़्यादा क्या है, प्रो पुअर हो गया है काफ़ी ज़्यादा, इधर सब्सिडीज आप देख रहे हैं, हेल्प मिल रही है पब्लिक को। लैंड रिफॉर्म्स वर ग्रांटेड, प्रोविजन ऑफ हाउस साइट्स टू रूरल पुअर, तो ये कुछ पॉइंट्स थे अंडर द 10-point प्रोग्राम। सिंडिकेट लीडर्स फॉर्मली अप्रूव्ड दिस लेफ्ट विंग प्रोग्राम, बट उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम थी इन चीज़ों से, बिकॉज अगेन ये टोटल शिफ्ट है इन दी आइडियोलॉजी ऑफ कांग्रेस। लेट्स टॉक अबाउट द बॉक्स पर्सनैलिटीज। कर्पूरी ठाकुर, चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार बिटवीन दिसंबर 1970 एंड जून 1971, एंड वापस से जून 1977 से 79 तक 2 बार ही वॉज द CM ऑफ बिहार। फ्रीडम फाइटर एंड सोशलिस्ट लीडर, एक्टिव इन लेबर एंड पेजेंट मूवमेंट्स, staunch follower of Ram Manohar Lohia, participated in the movement led by JP Narayan, जो अभी हम आगे पढ़ेंगे। Known for his decision to introduce reservations for backward classes in Bihar during his second chief ministership. Very important. Who introduced reservations for backward classes in Bihar? It was Karpuri Thakur. Strong opponent of the use of English language. ठीक है, so he was pro Hindi supporter. आगे चलते हैं। वीवी गिरी, अभी इनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक में। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम 1969 टू 1974, कांग्रेस वर्कर एंड लेबर लीडर फ्रॉम आंध्र प्रदेश, ठीक है। इंडियन हाई कमिश्नर टू सेलोन, श्रीलंका का नाम था तब। लेबर मिनिस्टर इन यूनियन कैबिनेट, गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश, केरला एंड मैसूर, टुडेज कर्नाटका। Vice President from 1967 to 69 and acting President after the death of President Zakir Hussain. Clear? Acting President जो कम समय के लिए President होते हैं, right? Resigned and contested presidential elections as an independent candidate. एक होता है पार्टी का कैंडिडेट, एक होता है इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। रिसीव्ड सपोर्ट फ्रॉम इंदिरा गांधी फॉर हिज इलेक्शन एज प्रेसिडेंट। अभी इन्हीं के बारे में हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, फिर और क्लियर हो जाएगी पिक्चर। चलिए देखते हैं प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस ऑफ 1969। अब प्रेसिडेंटशिप के लिए कौन बनेगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इस पे होते हैं इलेक्शंस 1969 में। So in 1969 the factional rivalry between the syndicate and Indira Gandhi came in the open. ये ऐसे डबल कोट्स में भी आ सकता है आपके बोर्ड्स में, राइट, कि एक्सप्लेन। तो खुले में अब प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में एक कैंडिडेट सिंडिकेट का होता है और एक इंदिरा गांधी के सपोर्ट का होता है। सो फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द सीट फेल वेकेंट, सीट हो जाती है खाली बिकॉज ऑफ द डेथ ऑफ प्रेसिडेंट जाकिर हुसैन। चलिए फिर, डिस्पाइट मिसेस गांधीज रेजर्वेशंस द सिंडिकेट मैनेज टू नॉमिनेट हर लॉन्ग टाइम ओपोनेंट एंड स्पीकर ऑफ लोकसभा एन संजीवा रेड्डी। तो सिंडिकेट की तरफ से कौन सा कैंडिडेट खड़ा होता है? नीलम संजीवन रेड्डी, ठीक है। He was Indira Gandhi's long time opponent and he was the speaker of Lok Sabha then as the official Congress candidate for the coming presidential elections, right? So he was supported by syndicate. Indira Gandhi retaliated by encouraging the then vice president. Indira Gandhi क्या करती है, जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वीवी गिरी, उनको बोलती है आप एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट की तरह नॉमिनेशन फाइल करो, मैं आपको सपोर्ट करूंगी। सो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट की तरफ से आते हैं वीवी गिरी एंड पार्टी के ऑफिशियल कांग्रेस कैंडिडेट होते हैं एन संजीव रेड्डी। इनके बीच में होती है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की वॉर। चलो
अब इंदिरा गांधी ने और भी बिग और पॉपुलर पॉलिसी मेजर्स अनाउंस करे होते हैं। फॉर एग्जांपल द नेशनलाइजेशन ऑफ 14 लीडिंग प्राइवेट बैंक्स एंड द अबॉलिशन ऑफ प्रिवी पर्स। प्रिवी पर्स क्या है? जो एक फिक्स्ड रेम्यूनरेशन हम प्रिंसली स्टेट्स के एयर्स को, उनकी फैमिली को दे रहे थे आफ्टर दे बिकेम अ पार्ट ऑफ इंडिया, दैट वाज प्रिवी पर्स। तो वो भी हटा दिया गया था बिकॉज इसको अनफेयर माना जा रहा था, बिकॉज दीज वर द स्पेशल प्रिविलेजेस गिवन टू द फॉर्मर प्रिंसेस, राइट। एंड मोरारजी देसाई को बहुत प्रॉब्लम हुई इस डिसीजन से, क्योंकि उन्होंने अपना वर्ड ऑफ माउथ दिया था कि हम आपको ये प्रिविलेजेस देंगे। सो सीरियस डिफरेंसेस इमर्ज बिटवीन हिम एंड द प्राइम मिनिस्टर, राइट। तो मोरारजी देसाई एंड इंदिरा गांधी जी के बीच में इश्यूज आ जाते हैं, लीडिंग टू देसाई लीविंग द गवर्नमेंट। So he was the deputy prime minister and finance minister, and then he leaves the government due to these decisions which were opposed to the Congress's policies. अब बात करते हैं प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस पे वापस आते हैं। एस निजालिंगप्पा was the Congress president. वो बोलते हैं he issues a whip asking all the Congress MPs and MLAs to vote in favor of Sanjeev Reddy, the official candidate of the party. तो वो एक whip काइंड ऑफ एक ऑर्डर देते हैं सारे ही MLAs और MPs को कांग्रेस के कि हमें नीलम संजीव रेड्डी को वोट करना है टू बिकम प्रेसिडेंट। सो अब क्या होता है, जो इंदिरा गांधी के सपोर्टर्स थे, जो उनके खास मेंबर्स थे, वो क्या करते हैं, दे रिक्वेसिशनड अ स्पेशल मीटिंग ऑफ द AICC। AICC इज द ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी, राइट। वो क्या करते हैं, बुलाते हैं एक स्पेशल मीटिंग जहां पे सीक्रेटली वो डिस्कस करेंगे कि हमें किसको जिताना है। एंड रिक्वेसिशन क्या है, एक ऑफिशियल ऑर्डर, राइट, विच वाज देन रिफ्यूज्ड, राइट। The Prime Minister openly called for a conscience vote कि जिसका जो मन करे freely vote करो। It meant that the MPs and MLAs from the Congress should be free to vote the way they want, right। और ये requisitioned word से ही कांग्रेस requisitionists जो faction निकल के आता है वो आया। क्लियर है? आगे देखते हैं कौन जीता। Result of this election: victory of VV Giri, the independent candidate, and the defeat of the official Congress candidate N Sanjeeva Reddy. इसी के चलते, इस रिजल्ट के चलते फाइनली कांग्रेस में स्प्लिट आता है। formalized the split in the Congress party. The Congress president K. Kamraj expelled the prime minister from the party. तो काइंड ऑफ जो ओरिजिनल पार्टी थी उसमें से इंदिरा गांधी को वो बाहर निकाल देते हैं। शी क्लेम्ड दैट हर ग्रुप वाज द रियल कांग्रेस, और वो बोलती है तुम क्या निकाल रहे हो, जिधर मैं जाऊंगी वो है असली कांग्रेस, राइट। सो नवंबर 1969 में कांग्रेस ग्रुप लेड बाय द सिंडिकेट केम टू बी रेफर्ड टू एज द कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन विच इज कांग्रेस ओ, ओल्ड कांग्रेस, सिंडिकेट वाली कांग्रेस, ठीक है। And the group led by Indira Gandhi came to be called the Congress Requisitionists. Congress R, New Congress. Clear है? Split Congress O और Congress R में आ जाता है। Indira Gandhi projected the split as an ideological divide. Thinking, thoughts, theories, ideas का division है ये between socialists and conservatives, between pro-poor and pro-rich. तो क्या क्या बोला गया है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे कांग्रेस ओ, कांग्रेस आर, ठीक है। ओल्ड कांग्रेस कॉन्स्टिट्यूटेड द सिंडिकेट, राइट, जिनको कंजर्वेटिव्स और प्रो रिच बोला गया है, जो आइडियोलॉजिकल डिवाइड में हमने देखा, राइट। यहां पे न्यू कांग्रेस, इंदिरा गांधी एंड हर सपोर्टर्स, सोशलिस्ट आइडियोलॉजी की अगर हम बात करें वेलफेयर ऑफ पीपल है, और प्रो पुअर है। समझ गए बात? डिविजन बिटवीन द न्यू एंड ओल्ड कांग्रेस आफ्टर द स्प्लिट। अब चलते हैं अबॉलिशन ऑफ प्रिवी पर्स को डिटेल में समझते हैं।
द इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, कौन कौन सी प्रिंसली स्टेट्स थी, चैप्टर 1 में पढ़ा है, was preceded by an assurance, एक गारंटी कि आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ प्रिंसली रूल, जब आपकी पावर खत्म हो जाएगी तो आपकी फैमिली को क्या अलाउ होगा, सर्टेन प्राइवेट प्रॉपर्टी आप रख सकते हैं। अ ग्रांट इन हेरिडेटरी और गवर्नमेंट अलाउंस, जिसको प्रीवी पर्स बोला जाता है, मेजर्ड ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सटेंट, रेवेन्यू एंड पोटेंशियल ऑफ द मर्जिंग स्टेट, डिपेंडिंग आपकी कितनी बड़ी प्रिंसली स्टेट थी, कितना आपको रेवेन्यू मिलता था, उसके अकॉर्डिंग आपको एक अलाउंस दी जाएगी, हेरिडिटरी होगी जो कि आपकी सारी जनरेशंस को पास ऑन होगी, इसको प्रीवी पर्स बोलते थे और इसी को हटा दिया गया बाय इंदिरा गांधी गवर्नमेंट। दिस ग्रांट वाज कॉल्ड द प्रीवी पर्स। At the time of accession, जब princely states इंडिया में merge हुई, there was little criticism of these privileges since integration and consolidation was the primary aim। तब तो किसी ने आर्ग्यू नहीं किया कि क्यों दे रहे हो, क्योंकि मेन हमारा फोकस क्या था कि इंडिया को हमें इंटीग्रेट करना है। Yet हेरिडिटरी प्रिविलेजेस जो पास ऑन होगी उनकी जनरेशंस को, वर नॉट कॉन्सोनेंट विद द प्रिंसिपल्स ऑफ इक्वालिटी एंड सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस laid down in the Constitution of India। किसी को आप इतना स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहे हो, हेरिडिटरीली उनको आप अलाउंस दे रहे हैं, दिस वाज कंसिडर्ड एज अनफेयर। नेहरू had expressed his dissatisfaction over this matter time and again। नेहरू भी यही चाहते थे कि हटा दिया जाए, जो कि बाद में इंदिरा गांधी ने कर दिया। क्लियर, आगे चलते हैं। अब क्या होता है, फॉलोइंग 1967 इलेक्शंस, इंदिरा गांधी सपोर्टेड द डिमांड दैट गवर्नमेंट शुड अबॉलिश प्रिवी पर्सेस, राइट। Morarji Desai, however, called the move morally wrong and amounting to a breach of faith with the princes। जो हमने डिसाइड अभी पढ़ा था कि मोरारजी देसाई वाज अनहैप्पी, फिर उन्होंने रिजाइन कर दिया था गवर्नमेंट से, क्योंकि उन्हें लगा ये मॉरली गलत है, हमने किसी को प्रॉमिस किया है तो ये ब्रीच ऑफ फेथ यानी कि ट्रस्ट का ब्रेक होगा, राइट। इन 1970 द गवर्नमेंट tried to bring a constitutional amendment in but it was not passed in राज्यसभा। इसी के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाई गई, लेकिन राज्यसभा में पास नहीं हो पाई। Then issued an ordinance which was struck down by the Supreme Court। तो गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर निकाला कि ऐसा हम करेंगे और ये अबॉलिश हो जाएगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको इनवैलिड कर दिया। इंदिरा गांधी मेड दिस इनटू अ मेजर इलेक्शन इशू इन 1971 एंड गॉट अ लॉट ऑफ पब्लिक सपोर्ट कि देखो ये ऐसे नहीं करने दे रहे, कितना अनफेयर हो रहा है। फॉलोइंग इट्स मैसिव विक्ट्री इन द 1971 इलेक्शन, द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड टू रिमूव द लीगल ऑब्स्टेकल्स, जो भी आ रहे थे इसको हटाने में। तो क्योंकि पावर किसकी आ गई, इंदिरा गांधी गवर्नमेंट की, फिर ये ऐसे हो गया काम। आगे चलते हैं। अब आते हैं हम लास्ट टॉपिक पे, विच इज द 1971 इलेक्शन एंड रिस्टोरेशन ऑफ कांग्रेस। 67 इलेक्शन पढ़ लिया, फोर्थ इलेक्शन, अब फिफ्थ जनरल इलेक्शन देखते हैं। So, split in the Congress reduced Indira Gandhi's government to a minority। Obviously, power चली गई क्योंकि पहले stalwarts भी थे कांग्रेस में। Yet, her government continued in office with the issue-based support for a few other parties, including the Communist Party of India and the DMK। तो अब क्या होता है, उनकी जो मेजोरिटी थी उसमें से कांग्रेस वो तो चलो हट गई, राइट, लेकिन बाकी जो पार्टीज थी, ऑपोजिशन पार्टीज लाइक कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया एंड द द्रविड़ मुनेत्र कजागम, वो आ गई, इनके साथ कोलिशन गवर्नमेंट बना लिया। दिस वाज आल्सो फेस व्हेन इंदिरा गांधी विगरसली कैंपेन्ड फॉर इम्प्लीमेंटिंग द एग्जिस्टिंग लैंड रिफॉर्म लॉज एंड अंडरटुक फर्दर लैंड सीलिंग लेजिस्लेशन। सीलिंग होती है एक अपर लिमिट कि आप इससे ज्यादा लैंड एक्वायर नहीं कर सकते, एंड लैंड रिफॉर्म लॉज में जमींदारी सिस्टम हटा दिया गया था, अबॉलिश कर दिया गया था। लास्ट ईयर तक ये आपके सिलेबस में था, बट अब एनसीईआरटी से हटा दिया गया है। दिसंबर 1970 में इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट रिकमेंडेड द डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा, राइट। तो व्हाई, बिकॉज वो चाहती थी कि मैं ये जो इन पार्टीज पे डिपेंडेंट हूँ, कम्युनिस्ट पार्टी और डीएमके पे, मैं इलेक्शन में वापस लड़के फुल मेजोरिटी ले आऊँ। इन ऑर्डर टू एंड हर डिपेंडेंस ऑन अदर पॉलिटिकल पार्टीज, स्ट्रेंथन हर पार्टीज पोजीशन इन द पार्लियामेंट एंड
सीक अ पॉपुलर मैंडेट फॉर हर प्रोग्राम्स, की पॉपुलैरिटी भी मिले, पॉपुलर सपोर्ट हो, उन्होंने ये डिसीजन लिया कि वापस से इलेक्शंस कराए जाए। अच्छा जी, फिर फरवरी 1971 में होते हैं आपके 5th जनरल इलेक्शंस टू लोकसभा। इलेक्टोरल कॉन्टेस्ट में यहाँ पे दिस वाज हाईली लोडेड अगेंस्ट कांग्रेस आर, इंदिरा गांधी की पार्टी के अगेंस्ट काफ़ी ज़्यादा लोडेड होता है ये इलेक्शन। सबको लग रहा था कि जो रियल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर और स्ट्रेंथ है कांग्रेस का, वो तो कांग्रेस ओ के पास ही है, राइट, जो सिंडिकेट वाली है। ऑल द मेजर नॉन कम्युनिस्ट, नॉन कांग्रेस ऑपोजिशन पार्टीज फॉर्म्ड एन इलेक्टोरल अलायंस नोन एज द ग्रैंड अलायंस। ध्यान दीजिए यहाँ पे एमसीक्यू पे मैं अक्सर पूछती हूँ, कौन कौन सी पार्टीज ने ग्रैंड अलायंस फॉर्म किया? नॉन कांग्रेस ऑपोजिशन पार्टीज, नॉन कम्युनिस्ट ऑपोजिशन पार्टीज और बोथ है, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी का साथ में अलायंस था ना कांग्रेस आर के साथ। सो नॉन कम्युनिस्ट एंड नॉन कांग्रेस ऑपोजिशन पार्टी साथ में आए और उन्होंने एक अलायंस बनाया नोन एज द ग्रैंड अलायंस, ताकि वो कांग्रेस को टक्कर दे सके। इसमें कौन कौन आता था? संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, भारतीय जनसंघ, स्वतंत्र पार्टी एंड द भारतीय क्रांति दल, राइट। ये सारे ही ग्रैंड अलायंस के अंडर आए। नाम याद होने चाहिए, एसएसपी, पीएसपी, भारतीय जनसंघ, स्वतंत्र पार्टी एंड भारतीय क्रांति दल। आगे चलते हैं। द रूलिंग पार्टी हैड एन अलायंस विद कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, है ना, जो हमने बात करी कांग्रेस आर के साथ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया थी। येट द न्यू कांग्रेस हैड समथिंग दैट इट्स बिग ओपोनेंट्स लैक्ड। नई कांग्रेस आर के पास एक इशू था, एक मुद्दा था, एक एजेंडा था, एक पॉजिटिव स्लोगन था जो लोगों तक पहुंच पाया। क्या था वो? इट वॉज गरीबी हटाओ, रिमूव पॉवर्टी। किस पे फोकस था, किस पे सेक्शन था? द पुअर पीपल। सो द ग्रैंड अलायंस डिड नॉट हैव अ कोहेरेंट पॉलिटिकल प्रोग्राम। उन्होंने सिर्फ इंदिरा को हटाने पे फोकस किया rather than on a complete issue. Indira Gandhi said that the opposition alliance had only one common program, Indira Hatao. She put forward a positive program in the slogan गरीबी हटाओ, कि मैं अगर इलेक्ट हुई तो हम गरीबी हटाएंगे और पुअर पीपल के काम आएंगे। She tried to generate a support base among the disadvantaged, especially among ये कैटेगरीज हैं, especially among Dalits and Adivasis, the landless laborers, women, the unemployed youth and minorities। तो उन्होंने disadvantaged groups को टारगेट किया, उन तक अपनी आवाज़ पहुंचाई कि हम क्या चाहते हैं, गरीबी हटाना चाहते हैं, राइट। सो दलित्स एंड आदिवासीज, विमेन, अनएम्प्लॉयड यूथ, माइनॉरिटीज एंड लैंडलेस लेबरर्स। आगे चलते हैं। शी फोकस्ड ऑन द ग्रोथ ऑफ द पब्लिक सेक्टर, राइट, सोशलिज्म, imposition of ceiling on rural land holdings and urban property, सीलिंग लगाई गई, अपर लिमिट लगाई गई। रिमूवल ऑफ डिस्पैरिटीज, यानी कि डिफरेंसेस इन इनकम एंड अपॉर्चुनिटी, कि इक्विटी लाई जाए, इक्वालिटी लाए जाए, राइट। अबॉलिशन ऑफ प्रिंसली प्रिविलेजेस, जो हमने प्रिवी पर्स पढ़ा उसको अबॉलिश किया गया, राइट। अपॉर्चुनिटी में इक्वालिटी मिले सबको, वो उन्होंने इंश्योर किया। द स्लोगन ऑफ गरीबी हटाओ एंड द प्रोग्राम्स दैट फॉलोड इट वर पार्ट ऑफ इंदिरा गांधीज पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी ऑफ बिल्डिंग एन इंडिपेंडेंट नेशन वाइड पॉलिटिकल सपोर्ट बेस। जब आप कोई मुद्दा देंगे, कोई एजेंडा देंगे, कोई विजन दिखाएंगे लोगों को, तभी तो वो आपके साथ जुड़ेंगे और आपके लिए वोट करेंगे। क्लियर है? आगे चलते हैं। अब देखते हैं क्या आउटकम आया 1971 इलेक्शंस का और उसके बाद क्या होता है। रिजल्ट्स ऑफ द लोकसभा इलेक्शंस ऑफ 1971 वर ड्रामेटिक। अब क्या हुआ? द कांग्रेस आर सीपीआई अलायंस won more seats and votes than the Congress had ever won in the first 4 general elections। आज तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, जो नेहरू जी के टाइम पे था वो भी रिकॉर्ड तोड़ दिया और सबसे ज्यादा सीट्स और वोट्स मिले कांग्रेस आर सीपीआई अलायंस को। क्लियर है? द कंबाइंड वन 375 सीट्स इन लोकसभा एंड 48.4% वोट्स। क्लियर?
Indira Gandhi's Congress won 352 seats with about 44% of the popular votes on its own. तो भाई 44% तो कांग्रेस का ही है, एडिशनल जो है आप देख सकते हैं 4.4% दैट वाज ऑफ CPI. परफॉर्मेंस ऑफ कांग्रेस ओ की अगर हम बात करें, कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन जो स्टॉलवर्ड्स की पार्टी थी, द पार्टी विद सो मेनी स्टॉलवर्ड्स could get less than 1/4 of the votes secured by Indira Gandhi's party and win merely 16 seats. बहुत पुअर रिजल्ट रहा उनका. The Grand Alliance of the opposition proved a grand failure. Grand Alliance became a grand failure. Their combined tally of seats was less than 40. इतनी सारी रीजनल पार्टी साथ मिलके भी क्या हुआ, लेस देन 40 सीट्स ले पाई. अब क्या होता है, सून आफ्टर 1971 लोकसभा इलेक्शंस a major political and military crisis broke out in East Pakistan, जो आज के दिन बांग्लादेश है. तो 1971 में दिसंबर में क्या होती है आपकी बांग्लादेश वॉर. The crisis in East Pakistan and the Indo-Pak war leading to the establishment of Bangladesh. तो बांग्लादेश वॉर होती है 1971 के एंड में. These events added to the popularity of इंदिरा गांधी, क्योंकि इंडिया बांग्लादेश को सपोर्ट करती है फ्रीडम स्ट्रगल में और जीत जाती है, तो इंदिरा गांधी एज ए पॉपुलर लीडर और ज़्यादा एस्टैब्लिश हो जाती हैं. असेंबली इलेक्शंस हेल्ड इन 1972. अब स्टेट असेंबली इलेक्शंस होते हैं 1972 में. 1971 वाले इलेक्शंस तो इसलिए हुए थे क्योंकि री इलेक्शंस मांगे गए थे, राइट. अब 1972 के स्टेट इलेक्शंस में क्या होता है, हर पार्टी स्वेप्ट थ्रू ऑल द स्टेट. हर एक स्टेट में कांग्रेस मेजॉरिटी में आ जाती है. She was seen not only as the protector of the poor and the underprivileged, but also a strong nationalist leader. उनको सिर्फ गरीबों को बचाने के लिए या फिर underprivileged का साथ देने के लिए नहीं, बल्कि एक strong independent leader की तरह भी माना गया और वोट्स मिले. So dominance of the Congress was finally restored, जो हमारा चैप्टर का नेम है. Within a span of 4 years, Indira Gandhi had suspended all the challenges that came to her leadership, and as a result, restoration of the Congress party was done. तो यहाँ पे लास्ट टॉपिक में क्वेश्चन गिवन है, रिस्टोरेशन हुआ या नहीं, क्या सच में जो पहले था वही रिस्टोर हुआ है या कुछ नया आया है. बट डज इट मीन दैट द कांग्रेस सिस्टम वाज रिस्टोर्ड. कांग्रेस सिस्टम क्या था, सिस्टम क्या था कांग्रेस का, हाँ जी, जो पढ़ा है पहले कि कांग्रेस इन इटसेल्फ वाज द ऑपोजिशन आल्सो, राइट. इतने ज़्यादा उसमें फैक्शंस थे कि अंदर ही कोई ना कोई ऑपोजिट बोल देता था, ऑपोजिशन पार्टी की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी. What Indira Gandhi had done was not a revival of old Congress party. Revive नहीं किया है, उल्टा she had reinvented the party. नई एक पार्टी बना दी है. How? कैसे, क्या डिफरेंसेस थे. पहले क्या था, The Congress relied entirely on the popularity of the supreme leader जवाहरलाल नेहरू, और उसमें क्या थे, बहुत सारे factions थे. It had somewhat weak organizational structure, right. लेकिन अब वाली कांग्रेस में क्या, it depended more on social groups, the poor, women, Dalits, Adivasis and the minorities, in stark contrast of one sole leader. This Congress party now did not have many factions. ज़्यादा factions नहीं थे, अंदर groups नहीं थे, क्योंकि it could not accommodate all kinds of opinions and interests, right? Clear है? So इससे दिख रहा है क्या stark differences थे, कैसे reinvent हो गई पार्टी. Indira Gandhi restored the Congress system by changing the nature of the Congress system itself. This is your conclusion. ठीक है, चलिए. The new Congress did not have the kind of capacity to absorb all the tensions and conflicts that the Congress system was known for, right? क्या थे वो टेंशंस और कॉन्फ्लिक्ट्स जो ग्रुप्स के बीच में, फैक्शंस के बीच में होता था. While the Congress consolidated its position and Indira Gandhi assumed a position of unprecedented political authority, जैसा कभी पहला ना हुआ हो, this is known as unprecedented. The spaces for democratic expression of people's aspirations actually shrank.
ऑन द कंट्रास्ट जितनी जितनी ज़्यादा स्ट्रांग होती गई कांग्रेस पार्टी और इंदिरा गांधी की पोजीशन, उतनी ही ज़्यादा जो हमारी लोगों की डेमोक्रेटिक एक्सप्रेशन की लिबर्टी थी, फ्रीडम थी, वो श्रिंक होती जा रही थी. The popular unrest and mobilization around the issues of development and economic deprivation continue to grow. लोग और ज़्यादा अशांत होने लगे because of the upcoming, अभी जो हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक सिचुएशन और क्राइसिस, उसके बारे में क्या रिस्पॉन्स था लोगों का. क्लियर है? Perfect. So we have finally completed our full chapter, that is your chapter number 5, challenges to and restoration of the Congress system. I hope आपको समझ में आया, हमने हर चीज़ डिटेल में करी है. This is a very useful video for both your CBSE boards and CUET. I hope this video helped you, and if it did, please like, share and subscribe to the channel. You are at Humanities. Happy learning. I'll see you in the next video.